12 मंत्री इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा हार गए। क्यों ट्रांसलेट नहीं हो पाया? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एमपी में कोशिशें करनी चाहिए थी उसको और बेटर किया जा सकता था? अखिलेश वखिलेश कह देना कमलनाथ का एक सेटबैक बन गया क्योंकि 71 सीटें थी जिस पर समाजवादी पार्टी अलग से लड़ी। क्या 2024 के रनअप में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को आप किस तरह से आंकते हैं? क्या रणनीति में कुछ और बदलाव के साथ चुनाव में जाया जा सकता था? देखिए, मैं एक चीज कहूं, आज से ठीक 5 साल पहले इन 3 राज्यों में हम चुनाव जीते थे और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। तो हो सकता है वही इतिहास फिर दोहराया जाए। 2 बातें मैं जरूर और कहना चाहता हूं। 40% वाली बात पवन जी ने कही, मैं उसका समर्थन करता हूं। उसमें एक चीज और जोड़ देता हूं कि कई राज्यों में हमारा प्रतिशत बढ़ा है पिछली बार से जब ने सरकार बनाई थी। और कुल अगर वोट जोड़ लें तेलंगाना और सारे, तो हम 10 लाख वोटों से ज्यादा से जीते हैं। फिर आगे अगर हम एक और नजरिए से इसको देखें तो ये चुनाव में इंडिया का वोट नहीं शामिल था। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट था, गठबंधन नहीं हुआ था। लोकसभा के चुनाव में हम गठबंधन पर जाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। तो अगर दूसरे घटकों का 10% भी है और वो ट्रांसफर हो जाता है ईमानदारी से, तो हम 50% का बैरियर क्रॉस कर जाएंगे। तो उसके बाद शायद पुराना इतिहास दोहराया जाए कि विधानसभाओं में कांग्रेस जीती थी, सरकार बीजेपी ने बनाई, इन तीनों राज्यों में हम एमपी नहीं मिले हमें, और ये उलट सकता है इस बार अगर, क्योंकि जो ये 3 राज्यों में घटक हैं और हमारे वो काफी मजबूत हैं, तो उनके वोट के बगैर हम लड़े थे। ये भी हम शायद अब और मजबूती के साथ सब मिलजुल कर लड़े। और मुझे खुशी है कि पार्टी का डिप्टी लीडर होने के नाते मुझे हर बैठक में जाने का मौका मिलता है। तो जो अपोजिशन की रोज बैठकें होती, कल भी है, अभी 19 को बैठक होगी दल के नेताओं की, आज हम फ्लोर लीडर से बात करते हैं, हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। हम इससे उत्साहित हैं कि अगर कांग्रेस अकेले लड़कर 40% ला सकती है तो फिर इंडिया गठबंधन के साथ 10% इसमें बढ़ा देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। जो पवन जी एकदम आवेश में है, पवन जी के पास चलते हैं फिर से। पवन जी, अच्छा है आपका जो अग्रेशन है वो अच्छा है, लेकिन ये अग्रेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पर निकालने की बजाय अगर यही ताकत और ऊर्जा इस बात में इस्तेमाल हो कि जनता को हम कैसे कन्विंस करें। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि आप एजेंसीज का मुद्दा बार बार उठाते हैं। उसी दौरान वैभव गहलोत रिजॉर्ट वाला इशू जिसमें यहां पर रेड्स हो रही थी, और वहां पर महादेव ऐप पर छत्तीसगढ़ में, कमलनाथ जी पर ऐसा कुछ एमपी में स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन बावजूद इसके इन राज्यों में उनकी जीत होती है। अब पीएम ने मनी हाइस्ट करके धीरज साहू के जरिए टारगेट किया है कि अगर हवा हवाई है तो ये नोट गिनने वाली मशीनें गर्म हो रही हैं भाई। 353 करोड़ और 3 किलो सोना। एक मिनट मैं आपका जवाब दे दूं इस पे, अगर आप इजाजत दें तो। पवन भाई जरूर दीजिए, पवन जी के भी। तो जब मशीनें गर्म हो जाएं तो जरा ठंडी तस्वीरें भी देख लिया कीजिए। आप ही ने दिखाया था, आप ही के चैनल पे मैंने देखा था कि किसी नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नोट गिनता हुआ कैमरे पे पकड़ा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लूं, बंगारू लक्ष्मण। इस पर वो कहते हैं कि हमने उसके बाद से उनका करियर खत्म ही हो गया, उनको हटा दिया गया। बात तो होगी ना, करियर हो सकता है जिनके यहाँ मिली उनका भी खत्म हो जाए। सवाल ये है कि वो एक सांसद थे, उनका अपना बिजनेस था, उनको जवाब देना है। पर मैं आगे एक बात बढ़ के पूछ रहा हूं, ये भी इत्तेफाक था कि एक सांसद के यहाँ निकला तो इतना हंगामा है, वो जवाब दें। कांग्रेस पार्टी ने कहा आप जवाब दीजिए। पर एक बात पूछूं, वो जुदेव जी का भी मैंने आप ही के चैनल पे देखा था। पैसा खुदा तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम तो नहीं। तो क्या राजनीति सब कुछ इसी पे डिसाइड होगी? वो जवाब दें, बात होगी। पर यही लोग जो इनकी मशीनें गर्म हुई है ना, चली जाएं बड़े लोगों के यहाँ तो मशीन तो छोड़ दीजिए, बुलडोजर भी लगा दीजिएगा तो पैसे नहीं गिन पाइएगा। पवन जी, नोटबंदी के बाद कौन सा कोऑपरेटिव बैंक था अहमदाबाद का जिसमें सबसे ज्यादा नोट बदले गए? किसका था वो? कौन उसका डायरेक्टर था? मैं नाम लूंगा तो शायद आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलनी बंद हो जाएंगी।
महेश शाह 14,000 करोड़ जिसने ब्लैक मनी डिस्क्लोज किया, वो लापता हो गए। वो कौन थे, किसके नजदीक थे? प्रधानमंत्री को आजकल उन्होंने शायद कोई नया आदमी रखा है जो ट्विटर देखता है उनका, उसके साथ थोड़ी बैठक करनी चाहिए उनको शायद पता ही नहीं वो क्या ट्वीट कर रहे हैं। आप बार बार कह रही हैं कि साहब चुनाव हार गए, आप जनता तक मैसेज नहीं ले जा पा रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अंजना जी, सवाल तो वैसे आप पूछती हैं लेकिन मैं भी एक पूछूंगा आपसे। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा हैं महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को ही बना देते। वसुंधरा राजे का में क्या कमी थी, उन्हें नहीं बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने तो तीनों राज्यों में महिला मुख्यमंत्री दिए हैं। नहीं, हमारी तो अभी जीते ही नहीं, आप ही कह रहे हैं। आप कोई नहीं, सुप्रिया श्रीनेत को बना देते आप। नहीं, हमारी तो कितनी महिलाएं कैसे हैं? बनाते बताइए? हार रहे फिर भी बना लेते। अभी नहीं हुआ, वो वक्त हिमाचल, आएगा। कर्नाटक, अगर मोदी जी ऐसे ही चलते रहे तो वो वक्त भी आएगा कि भाजपा हार जाए फिर भी मुख्यमंत्री बना देगी। अभी वो वक्त नहीं आया। ये वाली कॉमेडी सही बैठी नहीं। एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, शीला दीक्षित यहां 3 टर्म्स थी मुख्यमंत्री, पहली प्रधानमंत्री इस देश की महिला किसने दी? मोदी जी कम से कम महिला आरक्षण का इतना बड़ा झुंझुना आप सबके हाथ में पकड़ाकर, अब मौका आया था तो वसुंधरा जी को घर पे बैठा दिया। आप लोग भी कमाल के हैं। एग्जिट पोल के दिन तो नड्डा जी का चेहरा दिखा रहे थे जब बीजेपी हार रही है, जब सही नतीजे आने लगे तो मोदी जी का चेहरा फिर से सामने आ गया। अरे साहब, आप लोग भी तो इस नशे से बाहर आइए, फिर देखिए देश कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारे मैसेज को। मैं बार बार ये दोहराता हूं, हम आपके बगैर अधूरे हैं, मोदी जी भी आपके बगैर अधूरे हैं, ये मैं मानता हूं। नशे में आप हैं सर। हम क्या नशे में? हमारा तो नशा आप लोग सब रोज उतारते हो। आप संस्थानों पर उंगली उठाते रहेंगे। सब संस्थानों पर ही हमला हो रहा है अंजना जी। जब हमला संस्थानों पर हो रहा है, जब मीडिया की निष्पक्षता पर हमला हो रहा है, तो हम क्या सवाल भी नहीं उठाएं? या अब उस पर भी आपत्ति है आपको कि सवाल क्यों उठा रहे हैं? लगता है ऐसा आपको लगता है? आप अभी पूछ लीजिए लोगों को लगता है कि मीडिया निष्पक्ष है या नहीं है? इस भ्रम में जीते हुए आपके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। मुझे तो लगता है कि आपके नेताओं में काबिलियत है कि वो आपके लिए चुनाव जीत सकते हैं। क्यों नहीं जीत पा रहे हैं ये बताना आपका काम है, लेकिन आप नेताओं पर मंथन करने को तैयार नहीं है, स्ट्रैटेजी पर मंथन करने को तैयार नहीं है। हम सही नहीं कह रहे? जितना मंथन करना है जरूर करेंगे अंजना जी। सिर्फ एक आग्रह हमने कर्नाटक पे बोला, एक आग्रह, भ्रष्टाचार का नाम जब मेरी बारी आती है अंजना जी को मेरी आवाज इतनी नापसंद है कि खुद ही बोलती चली। नहीं, क्योंकि आप अंजना कर रहे हैं, आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं मुझसे। आप एंकर हैं, आप अंजना से इतने ऑब्सेस्ड हैं। चलिए फिर मैं क्या बोलूं? अरुण पुरी जी का नाम लूं, राज चंगप्पा जी का नाम लूं, राहुल कंवल जी का नाम लूं, किसका नाम लूं? बताओ, मैं सबका नाम ले लेता हूं। नहीं, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप कांग्रेस के बिहाफ पे आए हैं, आप जवाब दीजिए। चलिए नाम नहीं लेते। मैडम तो कह सकते हैं। मैडम, मीडिया भी थोड़ा आत्ममंथन कर ले तो क्या बुराई है? देश के लिए अच्छा होगा। कर लीजिए ना आत्ममंथन, हमारा भी आग्रह मान लीजिए। हम तो जितनी बार आप कहते हैं आत्ममंथन करिए, हम करते हैं। आपकी हर सलाह मानते हैं हम। चुनाव हारते हैं तब भी मानते हैं, चुनाव जीतते हैं तब भी मानते हैं। हम तो मीडिया को सम्मान करते हैं। जब हम सरकार में थे, प्रमोद तिवारी जी तब भी सत्ता में थे, पूछिए इनसे। कन्हैया कुमार जी तो तब भी जूझ रहे थे सरकार के खिलाफ। जब हम सरकार में थे, आप लोग रोज कार्यक्रम करते थे, जहाज कह दिया था, रोज कार्यक्रम करते थे आप हमारे खिलाफ। हमने तो कभी नहीं फोन करके बोला साहब आपके बॉसेस को कि नहीं अंजना जी को हटा दीजिए, उनको कम कर दीजिए। हिरेन जोशी हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं। बस फिर शुरू हो गया। क्यों नहीं शुरू होंगे? आपको क्या आपत्ति? मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूं ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। मैं विपक्ष में हूं, मैं नाम भी नहीं लूं कि कौन है जो आज मीडिया की हत्या कर रहा है। मैं नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। रोक लेंगे एक बार और, हवाई जहाज से उतार लेंगे, मुझे उतार लें। जब मुझे डर नहीं है तो आपको सुनने में क्यों डर लगता है? मुझे बोलने में डर रहा है। यहाँ पर हम तो पूछ रहे थे धीरज साहू, मैं आप सब जो यहाँ बैठे हैं इनको चुनौती देता हूं, इनके मोबाइल उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों के। सुबह हिरेन जोशी जी का फोन मैसेज आ जाता है, एजेंडा सेट हो जाता है, बस शुरू। चुनौती है ये मेरी। अब कन्हैया जी को बोलने दीजिए। चलिए, आपने मुझसे पूछा था इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। जब मैं ज्यादा बोल देता हूं कहते हैं नहीं, आप आज एकदम फॉर्म में, आप ऐसे ही डटे रहिए, बल्ला उठा के आप डटे रहिए। बस ये जरूर कीजिए कि कभी कभी जब बंद कमरों में बैठे तो अपने नेताओं को भी आईना दिखाते रहिए। सब जगह सब आईना एक दूसरे को दिखाते रहते हैं, लेकिन अभी यहां हम बैठे हैं तो मीडिया से भी कुछ सवाल पूछेंगे। रेवंत रेड्डी सीएम बने हैं वो तेलंगाना के, और उन्होंने कहा आपको खुशी हुई ना? अब जरूर, हमने उनका सबसे पहले इंटरव्यू किया था। आप निष्पक्ष हैं तो आपको खुशी हुई होगी। पवन जी उस समय पता नहीं टीवी देखते नहीं देखते। रेवंत रेड्डी जी का पहला इंटरव्यू मैंने किया होगी कि नहीं?
पवन जी जब जीतेंगे आपको खुशी होगी ना, आप निष्पक्ष हैं। आप पवन जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाइए, पार्टी का अध्यक्ष तो बनाइए। अभी बने हुए हैं, सारे फैसले ले ही रहे हैं वो मीडिया के। मतलब वो अभी अध्यक्ष एक बने हुए हैं, बन जाएंगे भविष्य में, ऐसा क्या अब है? आपको इसमें भी आपत्ति में नहीं मीडिया के फैसले ले रहा हूं? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, कन्हैया जी। अंजना जी आज निष्पक्ष हैं और आज हमको मौका आज निष्पक्ष है नहीं, हम लोग अच्छा, सदा निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष हैं, हाँ माफ कीजिए। रेवंत रेड्डी सीएम बने जी, और आपके युवा नेता वहां पर वो, हालांकि एबीवीपी से शुरुआत की थी उन्होंने, गौ पूजा करते हुए वो वोटिंग वाले दिन गए और ये किए। कांग्रेस के जो रीजनल लीडर्स हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और अब तमाम जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लाडली बहना स्कीम हो, 450 में सिलेंडर हो, ये तीनों को मिलाकर जनता के बीच में पहुंच रही है। तो आपके क्षेत्रीय नेता सॉफ्ट हिंदुत्व को, चाहे वहां पर हनुमान जी का मंदिर बनाना हो कमलनाथ जी का, या फिर एक यात्रा हनुमान जी के लिए निकालनी हो, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में जाकर यह कहना हो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मैसेजिंग है कि अल्टीमेटली आपको ये कॉकटेल अब इंडिया में बनाना पड़ेगा? हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म इज टू स्टे। देखिए आप माने इस देश की आध्यात्मिक परंपरा को कॉकटेल कह रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। इस देश में ज्यादातर लोग हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं। यहाँ ही हम लोग 3 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या प्रैक्टिस करते हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सबके नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदू हैं। मेरा तो नाम कन्हैया है, आपका अंजना है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब आप इसको एक राजनीतिक दल या विचारधारा से जोड़ते हैं तो उसमें एक फर्क होता है। जैसे हर पुरुष पुरुषवादी नहीं होता है, वैसे ही हर हिंदू जो उस आध्यात्म में भरोसा करता है, जीने के तरीके में भरोसा करता है, पाप पुण्य सही गलत स्वर्ग नरक को मानता है, वो भी जो है ना हिंदूवादी नहीं होता है। ये एक राजनीतिक विचारधारा है। अगर आप राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहे हैं, अगर मैं सही हूं, तो राजनीतिक विचारधारा में ना ये सॉफ्ट और हार्ड नहीं कहना चाहिए। ये मीडिया के द्वारा गढ़ा गया टर्म है। जहर जहर होता है, सांप का बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है जितना वयस्क होता है। और हम लोग कोई क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं मैडम, कि मुंह में लगाने का अलग क्रीम, तलवा में लगाने का अलग क्रीम, ये थोड़ी होता है। एक राजनीतिक विचारधारा है वो, और वो राजनीतिक विचारधारा जिसको आपने कहा कि हिंदुत्ववादी, उसको बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदुइज्म, जो इस देश का सांस्कृतिक इतिहास है, जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसको हमेशा से मानती है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह पे लिखा हुआ है, तो ये बीजेपी के पैदा होने से पहले से लिखा हुआ है ना। 1980 में बीजेपी बनी है, देश को 47 में आजादी मिली, 50 में संविधान लागू हुआ। तो जो भी आपको परंपरा दिखती है वो परंपरा तो चली आ रही है, और ये कांग्रेस पार्टी के बनने से भी पहले से चली आ रही है। ये गांधी जी के पहले